नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज देश में चर्चा चल रही है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है? एक तरफ हम कहते हैं कि जाति रहित समाज, जाति रहित देश होना चाहिए। दूसरी तरफ हम जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। आखिर क्या ज़रूरत है और किस वजह से इस जनगणना को कराया जा रहा है? इसका उद्देश्य हर व्यक्ति को न्याय देना है, रोजगार दिलाना है या राजनीतिक रोटियां सेकना है? थोड़ा इस पर आप प्रकाश डालें। नमस्कार सबसे। शर्मा जी, आपने बड़े ज्वलंत एक इश्यू के ऊपर जो है वो चर्चा की। देखिए, जातिगत जनगणना और जनगणना ये दो अपनी जगह पर सिर्फ एक, जिसे कहते हैं कि किसी किताब के अगर 30 पाठ हैं तो 30 की जगह एक 31वां पाठ जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो ये चूंकि देश जो है, इसकी जो संरचना है वो अपनी जगह पर बड़ा गूढ़ तरीके से जो है जातियों में बटी, ये तो सच्चाई है। जी बिल्कुल, देश की और हमारे ही नहीं बल्कि अलग देशों में भी जातिगत समीकरण इस तरह से है। नहीं, इतना वेरिएशन नहीं है जितना हिंदुस्तान जितना है यहाँ पर। अब हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में जो है वो आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि मनुस्मृति को ही ले लीजिए, और भी इस चीज को ले लीजिए, आप मुस्लिम्स में ले लीजिए। मुस्लिम में जो है वो जो मसलक है, वो मसलक भले इस्लाम में ना हो लेकिन उन मसलकों में जो है ये कहा गया है कि सब अशराफ, अर्जाल, अजलाल, ये इस तरीके से वही जो मतलब ये है कि आपका जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये इस तरीके का जो है अति शूद्र, ये सब चीजें क्लासिफिकेशन है। तो ये मुस्लिम हो, हिंदू हो, सब में जो है वो अपनी जगह पर कायम है और कुछ ज्यादा है। देखिए, क्रिश्चियंस में भी जो है मेथोडिस्ट और प्रोटेस्टेंट और ये इस तरीके से रोमन कैथोलिक्स है, लेकिन वो अपनी जगह पर 2 या 3 पे आकर के उनका फुल स्टॉप लग जाता है। लेकिन भारत में वहां भी अगले पिछले हो गए हैं जी, और उस फुल स्टॉप में और उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है, कल्चरल स्ट्रक्चर है, उसमें कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं। तो ये अपने यहाँ चूका ये एक जातिगत मामला था ही। तो अब आप देखिए कि हिंदुस्तान के आप बैक में जाइए कि हम लोग जिस चीज के ऊपर हमारे देश पे विदेशियों ने आक्रमण किए, हमारे यहाँ जो है वो आप देखिए कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, इन चीजों के ऊपर सब पूरा जो है एक विभिन्नता तो थी ही। उसका फायदा उठा करके देश जो है गुलाम भी बना। विदेशियों ने यहाँ पर जो है वो आक्रमण किए। 800 साल मुगलों ने और मुस्लिम हुक्मरान ने शासन कर लिया। 200 साल तो एक सिविलाइज्ड कही जाने वाली जो है वो अंग्रेजों ने शासन कर लिया। और आज जो है वो डेमोक्रेसी हो गई है। पूरे दुनिया में बहुत सी जगहों पर जो है बादशाहत के बाद में डेमोक्रेसी हुई, लेकिन वो डेमोक्रेसी भी अपनी जगह पर जातिवाद से नहीं निकल नहीं पाई। और निकल इसलिए नहीं पाई है कि हमारे संविधान में धारा 340, 341 और 342, ये 3 धाराएं जो हैं वो बाकायदा संविधान में निहित की गई, और जिनका मकसद ये है कि उन्होंने ये बांट दिया कि 341 में दलित को ले लिया, 340 और 342 में जो है वो आप ये समझ लीजिए कि ओबीसी को ले लिया और शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स को ले लिया। तो ये 3 क्लासिफिकेशन तो ऑलरेडी संविधान के हिसाब से है, और इस क्लासिफिकेशंस में भी जो है वो राज्यवार और केंद्र की जो है वो जातियों की सूची है। ये अनुसूचित जाति जो कहा जाता है, अनुसूचित जाति के बारे में बहुत से लोग ये समझते हैं ये शेड्यूल, ये दलितों के लिए कहा जाता है,
सवाल यह है कि ये जो क्लासिफिकेशन हुआ, इसमें जो अनुसूची बनी, एक सर्वे हुआ, और सर्वे होने के बाद जो है ये कहा गया कि ये लोग जो है वो ये जातियां इसमें होंगे, इसमें होंगे, इसमें होंगे। स्टेट्स वाइज सूची बनी कि इस स्टेट में जो है वो ये जाति पाई जाती है, ये जो है दलितों से भी बदतर है, या ट्राइबल्स हैं, या इस तरीके के जो भी है, तो स्टेट की सूची है। आने के बाद उन चीजों को क्लासिफिकेशन कर दिया। तो अब सवाल यह है कि जो मकसद था, देखिए जो ब्रिटिश सरकार में 1930, 31, 32 में जो राउंड में कॉन्फ्रेंस हुआ, वो कॉन्फ्रेंस इसी बात पे रखी गई थी कि भारत में जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार के ऊपर जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है, शैक्षणिक पिछड़ापन है, ये पिछड़ापन दूर करने के लिए विशेष उपबंध करना होगा, तभी एक होमोजीनियस सोसाइटी और एक सामाजिक समरसता होकर के सब लोग इस लोकतंत्र का आनंद ले पाए। जो जाति गणना होने वाली है जी, ये तो हमें सब पता है, इसमें सब गणना में ये होगा कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं जी, लेकिन इसका लाभ क्या है? देखिए लाभ तो इसलिए है ना, क्या देखिए बिना किसी संवैधानिक संशोधन वो लाभ मिल पाएगा? देखिए शर्मा जी, ये लाभ इसलिए है कि हमें ये पता तो चले कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वेयर वी स्टैंड। भाई संविधान में हुआ, हमने तमाम तरीके की सुविधाएं दे दी, हमने शिक्षा में सुविधाएं दे दी, हमने स्टाइपेंड में सुविधाएं दे दी, हमने नौकरियों में सुविधाएं दे दी, हमने असेंबलीज में सुविधाएं दे दी, हमने पार्लियामेंट में सुविधाएं दे दी, तो राजनीतिक तरीके से भी हमने उनको जो है वो आरक्षित कर दिया, नौकरी के तरीके से भी हमने उनको आरक्षित कर दिया, सरकार के डेवलपमेंट प्रोग्राम से उनमें हमने जो है इस तरीके कर दिया। तो ये सब हमने जो किया है, तो आखिर वो हम किस जगह पे पहुंचे हैं, इसका एक सरकारी जो है वो एक सैंपलिंग जिसे कहते हैं कि एक नमूना हमारे पास जो है वो ये पता होना चाहिए कि क्या इस चीज में हम गर्त में जा रहे हैं, या हमारी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाना है, या हमारा समाज जो है वो संतृप्त होने जा रहा है। तो ये चीज इसके लिए जरूरी है कि 1931 में, यानी कि ब्रिटिश पीरियड में ये गणना हुई थी, और उस गणना एक 1901 में, और उसके बाद में जो है ये 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कराई थी। और कराने की बात जो है वो 1945 में जो है वो एक 64 जातियों की अनुसूची बनी थी, जिसे जो है बाकायदा जो है वो गजेट करके जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है लागू किया था। तो वो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली जो मतलब यह कि दबे कुचले लोग थे, उनकी जो है सूची बनी थी। उस 45 के बाद में देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद जो है फिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज आ गई। तो अब इसका मकसद यह है कि हमें अपना जो है मूल्यांकन करना है कि किस उसमें है, तो मूल्यांकन के लिए ये चीज है। अब सवाल ये है कि देखिए, अब एक बात ये होती है कि जिसकी जितने संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी एक बड़े नारे पॉलिटिकल क्षेत्र में होते हैं। मतलब एक चीज ये भी हम कह सकते हैं कि इससे ये क्लियर हो जाएगा कि किस जाति के ज्यादा लोग हैं जी, और किस जाति को हमें कितना रिझाना है अपने वोट बैंक। एक सिस्टम में हौच पौच क्या है भाई, आप देखिए कि 64% ओबीसी जो पिछड़ी जातियां थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, और मुस्लिम में तो दलित भी, मुस्लिम जो कन्वर्ट हुए थे वो भी इसमें शामिल कर दिया गया, क्योंकि दलितों को 341 में, मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को इसमें सहभागी नहीं बनाया गया। 1956 में जो है वो सिखों को शामिल किया गया, 1991 में नवबौद्धों को शामिल किया गया, लेकिन अभी तक जो है वो मुस्लिम्स को और क्रिश्चियंस को इसमें शामिल नहीं किया है। तो वो भी सब ओबीसी के अंदर जो है वो डाल दिया गया। तो ओबीसी में जिस वक्त जो है मंडल कमीशन का 27% का आरक्षण था, उस वक्त में 64% नियर अबाउट जो है वो ओबीसी का आंकड़ा था। अब कहना यह है कि साहब जो पॉपुलेशन की जो वृद्धि हुई बड़ी तेजी से हुई, 2.7 जो है वो आप समझिए कि बाकायदा जो है वो एक बढ़ोतरी की आबादी का जो है वो एक एवरेज जो है वो रेंज भी रहा। तो अब हमारा क्या पोजीशन है, तो ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था। तो प्रमुख राजनीतिक दल यानी कांग्रेस और भाजपा और गैर कांग्रेसी यानी कि भाजपा,
और भाजपा या गैर भाजपाई कांग्रेस से देख लीजिए, इधर कर लीजिए उधर कर लीजिए, दोनों के अब बीच ये में एक जो है दोनों का एक ये था कि साहब जनगणना पहले जो राजग गठबंधन था वो जनगणना के पक्ष में नहीं था, क्योंकि वो ये कहते थे कि इससे एक नए इश्यूज जो है वो उत्पन्न हो जाएंगे और ये अपनी जगह पे नहीं है, सामाजिक समरसता पे ध्यान देना चाहिए और होमोजेनियस सोसाइटी की बात की। लेकिन ये चीज अंततः जो है वो नीतीश जी ने अपने यहाँ जो है वो एक जातिगत जनगणना किया। तो ओबीसी का कहना यह है कि हमको जो है जितनी जनसंख्या है उसका आधे ही का जो है वो आरक्षण और लाभ मिल रहा है और हमारे साथ जो है वो जस्टिस नहीं हो रहा है, सोशल जस्टिस नहीं हो रहा। तो ये जब बात थी मुस्लिम में भी जो है इस तरीके का था। तो अब जब देखा गया कि ओबीसी का 27% रिजर्वेशन हो गया, अब 27% में एक ही जाति जो है, मैं नाम नहीं लूंगा, काबिज है। काबिज है। अनुसूचित जाति की बात आई है तो अनुसूचित जाति में भी जो है 4-4 बार मुख्यमंत्री हो गए और सत्ता में वो पार्टी आ गई। उसका भी ये रहा कि उसमें भी जो है जाति विशेष का जो है विशेष का वो रहा। ऑर्गेनाइजेशन में भी देख लीजिए, उन लोगों में जो है जो मॉनिटरिंग है, जो चीफ है वो उसी खास जाति का होता था। तो आरक्षण का लाभ शेड्यूल कास्ट का किसी एक जाति को, ओबीसी का किसी एक जाति को, तो ये इरेगुलरिटीज तो थी। देखिए राजनाथ सिंह जी जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त ये चीज हुई, सामाजिक न्याय समिति बनी और बाकायदा सर्वेक्षण हुआ, जातिगत हुआ। सन 2000 की बात बता रहा हूँ। दयाराम पाल उस वक्त जो है वो इसके सामाजिक न्याय समिति में थे, हुकुम सिंह जी की अध्यक्षता में बनी थी और मैं भी इसमें जो है कुछ जिलों में माइनॉरिटीज के मुस्लिम सर्वेक्षण में, जातिगत ओबीसी में मैंने उसमें काम किया, समाज कल्याण विकास अध्ययन केंद्र की तरफ से, एनजीओ की तरफ से। तो ये चीज अपनी जगह पर थी, ये अपनी जगह पर एक चैलेंज होता जा रहा था। तो अब खुद राजग सरकार ने कहा, क्योंकि इनके साथ सभी तो कुछ सेकुलर लोग भी हैं, नीतीश जी हैं, आपका टीडीपी है, झारखंड में है, बिहार में ही कई दल है, तो ये सब अपनी जगह पर जो है वो राजग के हिस्से हैं और मैं समझ रहा हूं राजग सरकार उनके समर्थन से ही चल भी रही है। तो ज्यादा बेहतर ये समझा गया कि ये जनगणना जो है वो जो होनी है। अच्छा देखिए, जनगणना भी हमारी लेट हो गई, बहुत लेट हो गई। कायदे के हिसाब से हर 10 साल के बाद में जनगणना होनी चाहिए थी। हमें अपना असेसमेंट करना था हर सेक्टर के ऊपर, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा फॉर्मेट है। तो हमें ये पता तो चलना चाहिए कि हमारे ये जो विकास के कार्यक्रम हैं, हमारे ये जो छूट के कार्यक्रम हैं, हमारे जो और बहुत से मतलब ये है कि नीड बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, उनकी स्थिति क्या है। अच्छा, हमारे पास कितनी जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है। तो उस जगह पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो जब जनसंख्या का विस्फोट पढ़ाया जाता था तो ये कहा जाता था कि इतनी जनसंख्या बढ़ने पे इतना जो है वो हमको गेहूं चाहिए, इतना हमको स्कूल चाहिए, इतना हमको जो है वो जनरल कमोडिटीज जो है वो इनको डेवलप करना है, हमें उन लोगों के लिए हर चीज को मुहैया करा देना है। किसी चीज की कमी पड़ जाती थी तो उसके प्राइसेस हाइक कर जाते थे, उसमें जो है जो बिजनेस क्लास होता था वो गरीबों का खून चूस लेता था। सरकार को जो है उस चीज को जो है सस्ते दर पे बंटवाने की कोशिश की जाती थी। आपने देखा होगा कि जिस वक्त गेहूं कम हो गया था तो अमेरिका से जो है लरमा रोजो करके जो है वो गेहूं जो है आयात किया गया। तो अब बहरहाल वो चीज नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये एक तरीके का सरकार के पास जो है एक असेसमेंट हो जाता है कि हमको किन चीजों को करना है, किन चीजों पे ध्यान देना है। तो ये जैसे कि मतलब यह है कि अंधेरे में लाठी भांजना, तो मतलब सीधा से ये है कि हम इस जनगणना से पता करना चाह रहे हैं कि हमारे पास कितनी मैन पावर है, हमें उसके लिए कितने रिसोर्सेज को व्यवस्था करनी है और क्या स्थिति, हमारा ग्रोथ रेट क्या है, हमारा डेवलपमेंट क्या है, वृद्धि की दर क्या है, और उस हिसाब से हमें दर में भी आप देख लीजिए शर्मा जी। अभी एक हेल्थ की जो है एक मीटिंग थी, मैं उसमें था, WHO भी था,
तो मैंने उसमें ऐसे ही पूछा, मैंने क्या कि जो हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं और पॉपुलेशन के इंडिकेटर्स हैं, तो पॉपुलेशन के इंडिकेटर्स के बारे में कुछ एक नई चीज सामने आ रही है पूरी दुनिया में कि पॉपुलेशन बजाय इंक्रीज के पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, जनसंख्या स्थिरीकरण से भी नीचे आ रहे हैं हम लोग। जो है वो जो चाइना का जो मतलब यह है कि मॉडल है एक पॉपुलेशन का, कंट्रोलिंग। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी जनसंख्या जो है वो एक एवरेज से कम हो रही है? तो उन्होंने कहा इट में भी पॉसिबल, इस चीज के ऊपर काम चल रहा है और ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। तो अब हमें पता तो चले, जनगणना होगी तो जनगणना में एक लगे हाथ ये भी चीज हो जाए कि पिछड़ी जाति का भी हो जाए, सवर्ण जाति का हो जाए, अच्छे जनजाति का हो जाए, तो जातिगत सर्वेक्षण जो है हो जाए ना। ये देश जो है वो जाति प्रधान है, ये धर्म प्रधान से भी ज्यादा। आप देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि धर्म बदलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देख रहे हो कि धर्मांतरण जो है, हिंदुस्तान की धरती ही पूरी धर्मांतरण वाली धरती रही। मुस्लिम यहां पर हुआ, जैन यहाँ पे हुआ, सिख यहाँ पे हुए, ईसाई यहाँ पे कन्वर्ट हुए, कितने पंथ। यानी कि अगर देखा जाए दुनिया में अगर रिलीजियस टूरिज्म किसी मुल्क में है तो हिंदुस्तान में रिलीजियस टूरिज्म है यहाँ पर। तो आप धर्म तो बदल सकते हैं, आज आप बदल दीजिए, पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपको, आपको धर्म की स्वतंत्रता है, आपको ये धर्म अच्छा लगता है ये कर लीजिए। कटुता अलग बात है लेकिन स्वतंत्रता अलग बात है। लेकिन जाति नहीं बदलती शर्मा जी, जाति वहां भी नहीं बदल रही है। तो जाति नहीं बदल रही है। अब आप देखिए, कन्वर्जन होता है तो खुद बहुत पंडित हो जाते हैं। अब आप ये देखिए कि शेख अब्दुल्ला कन्वर्ट हुए तो वो ब्राह्मण परिवार से कन्वर्ट हुए। हालांकि हिंदुस्तान में एक अच्छा खासी प्रतिशत का कन्वर्जन जो है वो सत्ता के लिए हुआ। जो सवर्णों में कन्वर्जन हुआ है वो सत्ता के लिए हुआ, जमींदारी के लिए हुआ। जब देखा कश्मीर में इतने जो है वो 80% जनसंख्या मुस्लिम्स की है तो बोले यही ज्यादा सही है, यहाँ पर जो है राजा हरि सिंह की क्या जरूरत है, शेख अब्दुल्ला की जरूरत है। तो उन्होंने जो है वो सब पूरा जो है वो, तो ये जो जाति है ये नहीं बदलती और ये हमेशा धर्म परिवर्तन करने के बाद भी पीछे से रहती है। वही चीज मुस्लिम्स में भी, मुस्लिम से कन्वर्जन हुआ, दलित और पिछड़े जो है अति पिछड़े ये कन्वर्ट हुए। कन्वर्ट होने के बाद जो है इस्लाम में कहीं जातिवाद भले ना हो, पैगंबर के आखिरी खुतबे में ना हो, लेकिन समाज में है। कुरान में जो है बड़ा खोल करके कह दिया गया कि साहब जो मुल्क में पिछड़ गए हैं उनको जो है वो आप आगे लाइए सब कुछ। तो वो जाति जो है वो वही रही। यहाँ पे कह दिया गया जुलाहा है और ये है ये वो है, तो ये सब पूरा जो है धोबी चमार और जुलाहा धुना ये सब पूरा अपनी जगह पे हिंदू मुस्लिम में जाति कन्वर्जन के बाद भी रही। तो ये जातिगत जनगणना अपनी जगह पर बहुत सही है कि जिनको जो है वो विकास के सहभागिता में जिनको जरूरत है उनको, और जो ओवरडोज हो गए हैं, जो दुरुपयोग जातिवाद का हुआ, उस पे भी अब कुछ लगाने की जरूरत है। और संभवतः मेरा जो अपना जो है वो समाजी एक परवाज है, वो मैं समझता हूं कि इसमें जो जनगणना होगी जातिगत, इसमें जिन पिछड़ी जातियों ने अभी तक देखी क्रीमी लेयर का कहीं अता पता नहीं, जबकि बात उस वक्त हुई थी जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर उनको उसमें नहीं रखा जाएगा, लेकिन अभी वो खामोशी है उस चीज। तो मैं समझता हूं कि राजनाथ सिंह वाला जो पैटर्न था कि अति पिछड़ों का, और जितनी जिसकी जनसंख्या है 27% अगर आरक्षण है, बढ़ भी सकता है, और जो कुछ भी होगा तो उसका उन जातियों में साथ में सामाजिक न्याय होना चाहिए जिनको अभी तक टच नहीं किया है। अनुसूचित जाति के मूल के जो कन्वर्ट मुस्लिम हुए 341 में जस्टिस के.जी. बालाकृष्ण आयोग में जो है वो एक भारत सरकार की मोदी जी ने जो है वो एक आयोग बनाया है, वो आयोग की भी जांच अभी नहीं आई है। उसमें ये हो रहा है कि साहब जो दलित है, जो दलित कन्वर्टेड है वो दलित में हो, तो ये भी एक चीज है कि दलित की सुविधा उनको मिलने का है।
तो ये जब जनगणना होगी तभी तो ये होगा ना कि कौन, मतलब ये है कि क्या पोजीशन है, कहाँ से क्या है। अभी जी आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत काफी कुछ मुद्दे क्लियर हुए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे मुद्दे पर, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।